हेलो मेरे दोस्तों। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? अब तो एक महीना रह गया है बस पेपरों के लिए। एकदम जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है। डर लगता है ना तो जल्दी पास होते हैं, लगता है कि पास हो ही जाएंगे। डर, थोड़ा डर जरूरी है। नहीं डरते ना, इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत है। थोड़ा डरना जरूरी है, ठीक है। आज नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला इससे है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। वो से चालू करते हैं सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने ना एक फोटो ली है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के, इंटरनेट से ही। देखते हैं कि कैसे होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अभी तक तो सिर्फ पढ़ा है। ऑडिट वाले बच्चों को तो पता होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उन्होंने तो मांगी होगी क्लाइंट से, मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो इसी चीजों की। देखते क्या लिखते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, है। देखो क्या लिखा हुआ है ये, कि भाई दिस लेटर इज इन रिटर्न टू यू इन कनेक्शन विद द प्रोस्पेक्टस डेटेड दिस और फाइल्ड बाय कंपनी दिस। ये ऑडिटर को दे रहे हैं, देखो ऑडिटर को दे रहा है ना ये। ऑडिटर को टू में डाल रहे हैं ये, कि ऑडिटर को एक तरह से बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऑडिटर, ये हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम रिटर्न में तुम्हें लिख के और साइन करके दे रहे हैं कि ये सारी चीजें ठीक है और ये हमारे हिसाब से ट्रू एंड फेयर है। ऐसे जैसे अब जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट तो कुछ रिटर्न में देगा ना कि हाँ भाई हमारी रिलेटेड पार्टी में ये है। अब हम रिलेटेड पार्टी तो सारी आइडेंटिफाई कर नहीं सकते यार, हम ऑडिटर हैं, हमें जब तक पता नहीं चलेगा कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, तो वो तो क्लाइंट ही बताएगा ना हमें। और वो क्लाइंट रिटर्न में लिख के दे देगा कि हाँ भाई हमारी ये रिलेटेड पार्टी है, हमारा ये कैश बैलेंस है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है। देखते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखा क्या होता है। अब देखो इसके अंदर लिखा क्या होता है। इन द कनेक्शन वी एडवाइज यू दैट सिंस दिसंबर द डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द नोट्स देयर इंक्लूडेड इन द अबव प्रोसेस देयर विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, जो भी फालतू चीजें लिखी हुई है। स्टार्टिंग में एड्रेस तो करेंगे ना ऑडिटर को, फिर ये छोटा सा पैराग्राफ तो डालते हैं। कोई भी तुम लेटर लिखते हो, कोई मेल लिखते हो, तो पहले तो छोटा लेटर डालते हो ना, क्या है। फिर क्या लिखा हुआ है, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इफेक्टिंग द December 31 financial statements and notes thereto incorporated by reference in the above prospectus. No occurrences or discoveries that make any part of textual material, financial statement and notes thereto inaccurate or misleading. सीधा सीधा ये बोल रहे हैं ये, कि हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑकरेंस या डाइवर्स डिस्कवरीज नहीं मिली है जिसकी वजह से कोई मिसलीडिंग या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रही है मैनेजमेंट। और किसको बोल रही है? ऑडिटर को। कि हाँ भाई मेरे हिसाब से ये सारी चीजें ठीक है और मैं ये बोल रही हूँ रिटर्न के अंदर ये, फिर मैं लास्ट में मैनेजमेंट ऐसे लास्ट में ना ये सब लिखने के बाद ना यहाँ पे साइन करके दे दे कि हाँ भाई मैंने ये बोला है और मैं इस चीज के लिए गवाह हूं क्योंकि मैंने साइन करे हैं। क्लाइंट ऑडिटर को एड्रेस करके ये बोल रहा है कि ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ और ये सारी चीजों पे मैं साइन करके दे रही हूँ, ऐसा मैनेजमेंट बोल रही है ऑडिटर को। ये होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब एसए में क्या लिखा देखते हैं। ठीक है, एसए पे आते हैं। ऐसे ही बहुत आसान है, ऐसे में भी कुछ नहीं है। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580 ऐसे है। मीनिंग क्या बोलता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का? रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दे रही है, किसको दे रही है? ऑडिटर को। टू कंफर्म मैटर्स एंड सपोर्ट ऑडिट एविडेंस। एक तरह से क्यों देते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? कि भाई अब कोई कोई चीजें कंफर्म तो करेगी ना मैनेजमेंट की, हाँ भाई इतनी ही रिलेटेड पार्टी थी, हाँ भाई रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजेक्शन हुई है, और ये वाली ट्रांजेक्शन की हम रिटर्न में कंफर्म करके दे रहे हैं, हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। अगर उसके बाद देखो, ऑडिटर ने तो कंफर्मेशन में लिख के ले लिया ना मैनेजमेंट से कि हाँ भाई 10 ट्रांजेक्शन हुई है, और मैनेजमेंट ने नीचे साइन करके दे दिया। उसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन मिली तो ऑडिटर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। ऑडिटर दिखा देगा कि हाँ भाई मैंने तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली थी, उसके बाद में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने रिटर्न में मैनेजमेंट से पूछ लिया था पहले कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन है, इसके अलावा तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना। और मैनेजमेंट ने ये चीज यहाँ पे जो लेटर बनाया उसके अंदर नीचे साइन करके दी थी कि हाँ भाई ये है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट देती है ना ऑडिटर को कि हाँ भाई यही मैटर है, इसके अलावा कोई और मैटर नहीं है। और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस, हाँ भाई अब चलो हम रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन तो चेक करेंगे, बट हमें रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन पे उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करके ये लिख दिया कि हाँ भाई यही ट्रांजेक्शन हुई है, इसके बाहर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। समझ आया? ऐसे बोलती है मैनेजमेंट। ऑडिटर को एड्रेस करते हुए एक लेटर बनाती है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिख देती है और नीचे अपने साइन करके देती है ऑडिटर को। इस एक ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर तो कर ही रहा है, बट उसको एक और एडिशनल
एविडेंस मिल चुका है मैनेजमेंट से, कंफर्मेशन लिखित में, और उसके मैनेजमेंट के साइन होते हैं कि हाँ भाई इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है और इसके अलावा कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ रिलेटेड पार्टी का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि सबसे आसान एग्जांपल है, इससे चीजें जल्दी तुम रिलेट कर पाओगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कि देख भाई जो मैनेजमेंट है वही बता सकते हैं कि हमारी ये रिलेटेड पार्टी है, हमें क्या पता कौन किसका क्या रिश्तेदार है, हम रिश्तेदारी में तो घूमेंगे नहीं भाई, हमारे 45 दिन या 30 दिन का समय मिलता है हमें ऑडिट पूरा करने के लिए, उसके अंदर भी हम रिश्तेदारी थोड़ी ढूंढेंगे, वो तो मैनेजमेंट पहले ही बता देगी ना कि हाँ भाई हमारे ये रिश्तेदार हैं, इनके साथ हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ये करी है, उसके बाद कोई और निकलती तो फिर मैंने ऑडिटर जिम्मेदार नहीं, भाई मैनेजमेंट ने लिख के दिया था मेरे को। फिर क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस एंड सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई साइन नहीं लेंगे हम, बस आसपास की चीजें, रिलेटेड पार्टी हो गई, कोई कैश बैलेंस हो गया, या फिर कोई लोन लिया है, कोई लोन की ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी के अंदर, या कोई लोन और कोई हमें चाहिए मैनेजमेंट से, हमने रिटर्न में ले लिया कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं इंटरनल कंट्रोल, हमने बताया था कि इंटरनल कंट्रोल में ये कमी है और मैनेजमेंट को हमने बता दिया था, हमने रिटर्न में उनसे ले भी लिया। हम ऐसे कुछ भी रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं जिसमें हमारे को दिक्कत आती है और मैनेजमेंट कहती है कि हाँ भाई हम लिख के दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें थोड़ी कमी है, हम अगली बार ठीक कर लेंगे, तो हम उसको रिटर्न में लिखवा लेते हैं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर असर्शंस या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उस पर हम उसकी कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लेते नहीं है। ऐसा है, उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो अपने ऑडिट एविडेंसेस चाहिए ना। अब बुक्स और रिकॉर्ड्स है उसको तो हमें चेक करना है ना, उसकी क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो हम ही साइन करेंगे एज एन ऑडिटर, तो उसकी क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। मैनेजमेंट भी साइन करता है बट ऑडिटर भी साइन करता है, ऑडिटर भी तो सारी चीजें चेक करके ही साइन करेगा ना। अब उसे किस चीज में कंफर्ट नहीं आ रहा, उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, हाँ भाई इसने मैंने इस चीज की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, बाकी सबके मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिए। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के। क्वेश्चन आ जाते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के, उसमें तो मीनिंग लिखना है और ऑब्जेक्टिव लिखना है। और मीनिंग क्या, देखो मीनिंग ही बता रहा हूं अभी तक तो। ऑल द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी एविडेंस, इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हाँ हम रिलेटेड पार्टी पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स तो करेंगे बट एज अ एक्स्ट्रा एडिशनल एविडेंस हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट से ले लेते हैं। उसके बाद है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस वाले एसए के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हमारे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने कुछ कुछ चीजों के लिए। उसके बाद टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, हम ऑडिट प्रोसीजर तो करेंगे उन जो भी हमारे आइटम्स हैं, बट टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं उनसे। एंड टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, अरे भाई अगर तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दोगे तो ऑडिटर तो पूछेगा ना कि भाई ये तुमने जो लिखा है इसके अंदर, क्वेश्चनिंग तो करेगा भाई, ऑडिटर है ना वो हर चीज में क्वेश्चन करता है, वो पूछेगा मैनेजमेंट से कि भाई जो तुमने लिखा है इसके अंदर ये मेरे को दिक्कत लग रही है, इसके बारे में बताओ। अब उनको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना कि जो वो लिखत में दे रहे हैं कि वो ठीक है नहीं है। अब लिखत में दे रहे हैं तो भाई ऑडिटर तो भाई क्वेश्चनिंग करेगा ही करेगा, उसके जवाब भी तुम्हें देने ही पड़ेंगे मैनेजमेंट को। अगर तुम लिखत में दे रहे हो कि हाँ भाई ये चीजें हैं, तो ऑडिटर तो क्वेश्चन करेगा, तो उसको रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली करना मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रिटर्न में लिख के दे रही है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ये चीज भी लिख के देती है रिटर्न में कि मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए हैं। अब ऑडिटर आके चेक करेगा, ऑडिटर नहीं बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऊपर लिखा ना कि ऑडिटर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन या सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स पे नहीं लेता वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो लेता है बाकी चीजों पे। और मैनेजमेंट ये रिटर्न में लिख के दे रही है कि हाँ मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए हैं और मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सारी फुलफिल कर लिया है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब तुम आके ऑडिट कर लो हमारा। ये पहले ही ऑडिटर ले लेता है रिटर्न में मैनेजमेंट से कि हाँ भाई तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिया। ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट रखना भी जरूरी है। अभी अगर मान लो उस कंपनी में कोई झोल झपाटा हो, उसके अंदर ये लिख के दिखाओ, ये उसके पास रिप्रेजेंटेशन होगी कि भाई मैनेजमेंट ने साइन करके दिया मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। अब झोल झपाटा निकल तो मैं कितना जान दूंगा, मेरे पे तो सारी चीजें लिखत में है और मैनेजमेंट ने इसमें साइन करके दिए हैं, ऐसे बोल देगा ऑडिटर, तो ऑडिटर बच जाएगा ना। ऑडिटर तो अपनी चीजें, ऑडिटर तो अपने 100% ऑडिट प्रोसीजर करेगा, उसके बाद भी झोल झपाटा निकल रहे तो ऑडिटर की क्या गलती है। ऑडिटर ने तो हर चीज कर ली है, समझ रहे हो ना। अरे फोन को छोड़ दो, फोन को साइड में रख दो, 1 महीना रह गया है, छोड़ दो एक बार सोशल मीडिया, फिर घूम के आ जाना पहाड़ों में, फिर बर्फ भी पड़ने लग जाएगी नवंबर दिसंबर में। छोड़ दो अभी फोन, अभी बस यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब डेट एंड पीरियड क्या होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, उसकी कोई कभी भी थोड़ी ले लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक कोई स्पेसिफिक डेट और पीरियड के बीच में तो लेंगे। हाँ भाई हम कर रहे हैं ऑडिट 31 मार्च 2023 का, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 24 में ले रहे हैं, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 22 में ले रहे हैं, या फिर ऑडिट रिपोर्ट के पहले, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में ले रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अरे भाई पहले दोगे ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही तो लिखिए क्वालिफाइड डिस्क्लेमर एडवर्स ऑफ ओपिनियन, उसके बाद में दोगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं है ना।
ठीक है, समझ आया डेट एंड पीरियड क्या होता है। अब डेट एंड पीरियड देखते क्या क्या होता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कांट बी डेटेड आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अरे ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई फायदा नहीं है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, उससे पहले ही फायदा है, उसके बाद तो बेकार है, मत दो, कोई फायदा नहीं है। उसके पहले दोगे तो फायदा है, उसके बिना उसके बाद भी तो बेकार है। जब आपने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दी, क्या करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके। फिर आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड्स रेफर टू ऑडिट रिपोर्ट। अरे जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो होगी ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट हैज टू रीकंफर्म रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिफर्म रिटर्न इट प्रीवियसली मेड। अरे हाँ भाई, मैनेजमेंट ही बताएगी ना कि भाई हम ऑडिट रिपोर्ट के लिए दे रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो एक फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए ऑडिट हो रहा है उसी के लिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं ऊपर दे रहे हैं कि फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस ऑडिट पीरियड का ही कर रही है वो। समझ आ रहे हो, समझ आ रही है तुम्हें बात। फिर कह रहा है इफ करंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट फॉर ऑल पीरियड्स मेंशन इन ऑडिट रिपोर्ट दे कैन असर्ट दैट दे कांट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड्स। अरे भाई मैनेजमेंट थी नहीं, एक मान लो मैनेजमेंट चेंज हो गई, पहले 6 महीने तक तो कोई और कंपनी चला रहा था, आगे 6 महीने के बाद कोई और कंपनी चला रहा है, तो फिर मैनेजमेंट सिर्फ 6 महीने का ही तो देगी ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। उससे पिछले 6 महीने का तो कंपनी गई, जो भी लोग थे वो गए, उसका थोड़ी देगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो मैनेजमेंट भी उतने पीरियड का देगी जितने पीरियड में वो थी मैनेजमेंट। उसके बाद अगर कोई और ने टेक ओवर कर ली तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो उस पीरियड का देगा जिस पीरियड में आया था, उसके बाद के पीरियड का। उसके पहले पीरियड का वो कैसे दे सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जबकि वो प्रेजेंट ही नहीं था, तो नहीं दे पाएगा ना उसका। अरे यार, जब बंदा 1 अप्रैल से चालू हुए, उसके बाद मान लो वो सितंबर में आई है कोई नई, जिसने खरीद ली, एक कंपनी थी, पहले तो कोई बंदा एक्स चला रहा था, अब सितंबर के बाद कोई बंदा वाई चला रहा है। अरे तो वाई देगा सितंबर के बाद गए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा ना, उससे पहले का कैसे दे देगा जब वो था ही नहीं प्रेजेंट तो। ठीक है, उसके बाद आता है हाउएवर दिस डज नॉट डिस्टिंग्विश। अरे भाई देनी तो पड़ेगी ही, देनी तो पड़ेगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें देनी तो पड़ेगी, 6 महीने की तो देनी तो पड़ेगी। तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे ना, उसकी तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितना रिलायबल है, उसके लिए भी तो कुछ होगा। तो इफ ऑडिटर हैज कंसर्न, किसका, 4 चीजों का कंसर्न होता है। इसका क्या है, मेमोरी टेक्निक, एथिकल वैल्यूज ऑफ सीआईडी। अब सीआईडी है वो क्या करती है, सीआईडी का क्या काम होता है भाई, जो जुर्म हुआ है उसका पता लगाना, कौन है मर्डरर या फिर कौन है, किसने जुर्म करा है, उसका पता लगाना, यही होता है ना। अब रिलायबिलिटी है जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, वो हम ये चेक करेंगे ना कि जो एथिकल वैल्यूज कंपनी के हैं, और जो देखो एथिकल वैल्यूज ऑफ सीआईडी का मतलब है एथिकल वैल्यूज कंपनी के, और उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी डिलीजेंस कितनी है ऑफ मैनेजमेंट, किसकी, मैनेजमेंट की। ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ सच कंसर्न। अरे भाई मैनेजमेंट रिलायबल नहीं है, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं है, वो रिलायबल ही नहीं होगी। भाई मैनेजमेंट ही लगता है झोल झापाटे वाली है। देखो हमें कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, अपॉइंट करता है जो मालिक होते हैं, मालिक या फिर उसके थोड़े नीचे लोग, और जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इधर उधर करते हैं, वो कौन होते हैं, थोड़े नीचे वाले लोग, जो जैसे सीएफओ है, सीएफओ और उसकी टीम, सीएफओ से ऊपर लोग करते हैं अपॉइंट ऑडिटर को। अरे भाई उसके नीचे वाले जोड़ जपाटा कर रहे हैं, तो मालिक को कैसे पता होगा, मालिक ने तो ऑडिटर अपॉइंट कर दिया देखने की कि भाई हमारा सीएफओ और उसकी टीम ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसलिए तो ऑडिटर को अपॉइंट करा है। अब हमें पता है मैनेजमेंट ही झोल झपाटे वाली है। अब भाई मालिकों ने कहा कि भाई तुम ऑडिट करो, मैंने हमें तो लगता है मैनेजमेंट ही झोल झपाटे वाले, भाई रिलायबल नहीं होंगे ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। फिर मैनेजमेंट को जो बोल रहे हैं हम नहीं मानेंगे, उनके एथिकल वैल्यूज, उनकी कॉम्पिटेंस नहीं, इंटीग्रिटी नहीं है, उनका डिलीजेंस मतलब उनका एक तरह से ये मान लो उनको रिलाई नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोलते हैं। अभी एक बार के लिए बोलते हैं कि ये हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद अपनी अपनी खुद की लाइन चेंज कर दी, एक मिनट बाद ही कि अरे हम तो ऐसे बोल नहीं रहे थे, हम तो ऐसे बोल रहे थे। अरे तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो उससे यही पता चलता है कि भाई हम उनकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है वही घपलेबाज है। If return representation inconsistent with audit evidence, auditor will perform audit procedure to resolve such matters। अरे भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में तो तुम बोल रहे हो कि भाई इस वाली रिलेटेड पार्टी का 50 लाख का बैलेंस था और उसका बुक्स के अंदर 40 लाख का रहा, भाई इसी के और फिर हमने कंफर्म करके करा रिलेटेड पार्टी को कॉल करके, कितना तुम्हारा जो अमाउंट बैलेंस खड़ा है इनकी बुक्स में, फॉर एग्जांपल XYZ का हम ऑडिट कर रहे थे, उसकी कोई रिलेटेड पार्टी है आर। अब रिलेटेड पार्टी आर है, उसका हम ये देखेंगे कि भाई कितना बुक्स में बैलेंस आ रहा है, भाई मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया 50 लाख रुपए, ठीक है, और हमने उनसे फिर कॉल करके पूछो, वो कह रहे 40 लाख। अब बताओ तुम्हारे ऑडिट एविडेंस और जो हमने बाहर उनसे कॉल करके पूछो उसी के अंदर डिफरेंस आ रहे, तो गलत है ना भाई। फिर ऑडिटर क्या अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे बैलेंस मिसमैच हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, ऑडिटर को तो प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ना कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है। फिर वो बताएंगे कि एक एंट्री रह गई थी, मैनेजमेंट की रह गई थी या फिर रिलेटेड पार्टी की एंट्री रह गई थी, इस वजह से डिफरेंस आ रहा था।
उसने कर दिया अपना ऑडिट प्रोसीजर अदर परफॉर्म कि भाई देखो कहां पे लास्ट एंट्री रह गई है, इफ मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व रिकंसीडर एथिकल वैल्यूज। अब मैटर उसके बाद भी अनरिजॉल्व रहेगा कि भाई ऑडिट प्रोसीजर कर लिया उसने, उसके बाद भी मैटर अनरिजॉल्व है, फिर दोबारा रिकंसीडर करेगी कि भाई कंपनी तो झोल वाली नहीं है, उसके एथिकल वैल्यू, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी और डिलीजेंस पे तो हम शक नहीं कर रहे, इसकी वजह से रिलायबल रिप्रेजेंटेशन होंगे नहीं। फिर समझ आ रही है? अरे भाई मैनेजमेंट अगर झोल झपाटे वाली ना तो उनकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही रिलायबल नहीं होगी। अब कंक्लूजन क्या बोलता है? इफ ऑडिटर कंक्लूड्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट रिलायबल मॉडिफाई ओपिनियन। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे अगर रिलायबल नहीं है ना तो ऑडिटर ना अपनी मॉडिफाई ओपिनियन करके बोल देगा भाई डिस्क्लेमर दे रहे हैं हम, या फिर एडवर्स ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो डिफरेंस कर रही है हमारे अदर ऑडिट एविडेंसेस से, तो हम इसके अंदर डिस्क्लेमर या एडवर्स ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं। इसका मटेरियल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट होगा वो एडवर्स होगा, इसलिए हम एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं। हमें नहीं पता, मैनेजमेंट ही झोल झपाटे वाली है। ठीक है, इफ मैनेजमेंट कह रही है कि मैं दूंगी नहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर क्या होगा? डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, भाई क्यों नहीं दोगे मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हमारा इससे बोलता है हमें तो चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अच्छा वो मना करती है, फिर हमने रिवैल्यूएट करी इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, हमने इंटीग्रिटी देखी, भाई मैं कोई झोल झपाटे वाली ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, और रिलायबिलिटी अगर रिलायबल है ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लेते नहीं लेते, ये मना क्यों कर रहे हैं? हम रीजन पता लगाने की कोशिश करेंगे, हम रिवैल्यूएट करेंगे क्या रीजन है, किसकी वजह से वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, हमने करा कि भाई हम कर देंगे फिर मॉडिफाई ओपिनियन, अगर तुम नहीं दोगे तो हम मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन, और अगर डिस्क्लेमर करेंगे तो देख लेंगे देयर इज डाउट अबाउट इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे हमें डाउट आ गया, अगर नहीं आया तो हम भाई हम मॉडिफाई करके ओपिनियन में बता देंगे हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, इसकी पॉसिबल इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, हमने इसको मॉडिफाई करके एडवर्स ऑफ ओपिनियन या फिर वो वाला जो होता है अपना डिस्क्लेमर, एडवर्स और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन, जिसके अंदर क्वालिफाइड के अंदर हम करते हैं कि हमें ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं हुए हैं, बट इसके इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स जो भी होंगे, एडवर्स होंगे, डिस्क्लेम जो भी होगा। फिर मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हम डिस्क्लेम कर देंगे भाई ये वाले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, रिस्पांसिबिलिटी है, उसको तो तुम्हें देना पड़ेगा ना रिटर्न में लिख के कि हमारे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, इंटरनल कंट्रोल सारे ठीक है, हमने ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ा था ना मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या देते हैं, पढ़ा था ना ऑडिट रिपोर्ट में, वो बताती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए हैं रिटर्न, और हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताती है वो कंपनी कि हमने इंटरनल कंट्रोल सारे हमने लगा रखे और हमने उसको चेक भी कर लिया, सब बताती है ना कंपनी, मैनेजमेंट बताती है, मैनेजमेंट से लिख के देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में भी हम लिखते हैं। फिर क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन लास्ट, खत्म, ऐसे खत्म, इतना ही है ऐसे खत्म कि भाई अगर मैं देखो सबसे पहले आता है कि क्यों चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, कब तक हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, रिलायबिलिटी कितनी है कि अगर वो दे रही है, इंटीग्रिटी कितनी है, कॉम्पिटेंस कितना है, उसका डिलीजेंस कितना है, और उसके बाद और अगर नहीं दे रही तो क्या क्या हम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्क्लेम कर देंगे ओपिनियन को। एक लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है ये, auditor wants to obtain written representation from management to determine whether assumption and estimates are reasonable। अब भाई वो जो रिटर्न में बोलेगी कि भाई ऑडिटर ने मांग, ये क्वेश्चन आ गया, तुम्हें इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है रिटर्न में हमें चाहिए कि जो तुमने एजम्पशंस लिए, अब भाई कोई ना कोई एजम्पशन लेके तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली होगी, एस्टिमेट्स लेके कुछ तुमने प्रोविजंस बनाए होंगे, भाई एस्टिमेट्स के बेसिस पे प्रोविजन बनाते हैं ना, जो हमारे डाउटफुल डेटर खड़े हैं उसके बेसिस पे प्रोविजन बनाते हैं एस्टिमेट्स की, हाँ भाई ये पार्टी हमारी अगले 6 महीने तक पैसे नहीं देगी, तो हम इस पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि पार्टी बैंकरप्ट हो सकती है, तो उनके एस्टिमेट्स है, उनके एजम्पशंस हैं ये सारे। या फिर अगर उनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन कर रही है, वो एक तरह से आसपास की वैल्यू देखेगी ना कि हाँ भाई हमने एजम्पशंस लिए कि हाँ भाई यहाँ पे पब्लिक आएगी तो यहाँ की इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यहाँ पे मेट्रो, यहाँ से मेट्रो चली जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, हाँ भाई यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। अब वो जो एजम्पशंस या एस्टिमेट्स ले रहे हैं वो, और उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डिटरमाइन कर रहे हैं, हम उसके रिटर्न में तो लेंगे ना कि जो तुमने एजम्पशन या एस्टिमेट्स लिए हैं वो ठीक है या नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या होता है, एस से 540 तो उसके एस्टिमेट्स वाला होता ही है, एज पर एस से 540 auditor will obtain written representation from management TCWG about whether they believe that assumption and estimates are reliable। भाई एस से 540 कौन सा होता है, एस्टिमेट्स वाला होता है। अब वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को एस्टिमेट तो लेने, उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लेना पड़ेगा ना, जो एस्टिमेट्स और जो उसने जो भी एस्टिमेट्स हैं और क्या क्या assumptions जो लिए हैं, हाँ assumptions जो लिए हैं। अब एस से 580 का क्या कहना है इस वाले क्वेश्चन पे कि तुम्हें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों क्यों चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस। अरे भाई जो तुमने मैनेजमेंट मेजरमेंट प्रोसेस लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो तुम मेजर कर रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे मेट्रो आएगी, यहाँ पे एयरपोर्ट है, वो कितना अप्रोप्रिएट है, कैसे तुमने कैसे निकाला, क्या प्रोसीजर निकाला, तुमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाला या सेल्स कंपेरेबल मेथड से तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली। अरे भाई इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडेस 40 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तुम वैल्यू निकालते हो, कैसे निकालते हो,
उसके अंदर तुम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड लगा लिया, सेल्स कंपेरेबल मेथड लगा लिया, उसके बेसिस पे तो हम कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ना। अब जो उसके ऊपर हमें एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, क्या डिस्काउंट रेट ले रहे हैं हम, और सेल्स अगर आगे पीछे की हो रही तो आगे के आसपास के फैक्टर्स, कैसे ज्योग्राफी है उसकी, उसकी क्या आगे ग्रोथ रेट है, सब कुछ जो एजम्पशन या फिर लेंगे उसका मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, वो कैसे कह रही है कि डीसीएफ लगेगा या फिर सेल्स कंपेरेबल लगेगा। मैनेजमेंट बोलती है ना कि डीसीएफ लगेगा सेल्स कंपेरेबल, कैसे कह रहे हो कि इस पे सेल्स कंपेरेबल ठीक है या इस पे डीसीएफ ठीक है, उसका मेजरमेंट प्रोसेस कैसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। assumption appropriately reflect management intent and ability। अरे भाई मैनेजमेंट डीसीएफ लगना चाहिए, लगा रही सेल्स कंपेरेबल, उसे लगा कि साथ वाली प्रॉपर्टी की ज्यादा वैल्यू है, अभी बिकी है और उस पे लगा, बट लगना चाहिए तो उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो कि भाई वहां तो दुकान है, अब वहां पे क्या होगा, वहां पे माल बेचेंगे हम, उसके बेसिस पे कितना कैश फ्लो आएगा, लगाना चाहिए था डीसीएफ, लगा रही सेल्स कंपेरेबल। तो उसका इंटेंट और रिलायबिलिटी पता चल जाएगी, उससे भी पता चल जाएगा कि ठीक ठीक से जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है वो कितनी रिलायबल है। Disclosures related to accounting estimates are appropriate under applicable financial reporting framework। अभी कह रही है जो डिस्क्लोजर देंगे हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के, वो अप्रोप्रिएट है नहीं है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज भी लिखते हैं, हम एजम्पशंस और वो लिखते हैं एस्टिमेट्स, जो हमने एजम्पशंस लिए हैं कि हाँ भाई हमने ये एज्यूम करा है, हमने ये एस्टिमेट्स लिए हैं, तो वो लिखेगी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से उसे ढंग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने डीसीएफ लिया है, सेल्स कंपेरेबल लिया है, ये सब कुछ ऑडिट उसके अंदर आएगा। अपने जो मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट इशू करेगी उसके अंदर तो लिखेगी ना कि हमने हाँ ये सब लिया है या फिर हमारा ये सब डिस्क्लोजर थे। तो ऑडिटर तो देखेगा ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में उन्होंने इंड एस 40 के अंदर जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लिख रहे थे उसके अंदर उन्होंने ढंग से लिखा है ना कि हमने डीसीएफ क्यों लिया है, सेल्स कंपेरेबल क्यों लिया है, और क्या मेथड है, कैसे क्या प्रोसेस कर रहा है, क्या एजम्पशंस लिए हैं, क्या एस्टिमेट्स लिए हैं, समझ गए। नो सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अरे भाई जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे उनको छोड़ दो ना, जो ऑडिट रिपोर्ट है उससे पहले हुए उन वाले इवेंट्स को देखेंगे ना, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन काम के। सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमें कैसे पता चलेगा क्या हो गया, मान लो कि आसपास की प्रॉपर्टी में आज बाद में बहुत बढ़ गई वैल्यू, से क्या मतलब हमें, हम तो ये देखेंगे कि भाई जो हमारी हमारी बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में जो इवेंट्स हैं उसके बेसिस पे हमने इसकी एजम्पशन लिया, और उसके बेसिस जब भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे और जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है और उसको छोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए। ये ये बस खत्म। ये 580 ऐसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है ना। तो इसके अंदर तुम्हें ये देखना है, एक तो एलिमेंट्स आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन में, एक ये अलग से क्वेश्चन था जिसका ही पॉइंट्स वगैरह दे नहीं रखे थे, तो तुम इसे ना याद कर लेना बस, ये जो 5 पॉइंट 4 पॉइंट है ना इन्हें तुम याद कर लेना। और ये मैनेज और ये रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और डेटा पीरियड, कुछ है नहीं इस वाले से, खत्म। ठीक है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ऐसी मेहनत करते रहो, पेपर खत्म हो ही जाएंगे। अब बस चालू होने के बाद तो फटाफट फटाफट हो जाते हैं। अपनी मन लगा के मेहनत करते रहो और बस मेहनत करके अब एक बार पेपर लिखे आओ, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।